सिन्हा साहब, ये जो केजरीवाल पे फैसला आया है, इसमें कहाँ सीबीआई से चूक हुई और कहाँ न्यायपालिका इतने समय टाला रखा है इसको? कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके जो 23 अन्य जो को एक्यूज थे, उनके मुतल्लिक जो फैसला आया है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का स्पेशल जज का, वो फैसला वाकई चौंकाने वाला है। एक वकील के नाते मैंने 598 पेज का जो यह जजमेंट है, उस जजमेंट का अध्ययन मैंने किया है और उस जजमेंट के अध्ययन करने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पे एक वकील के नाते पहुंचा हूं कि ये जजमेंट अपीलेट कोर्ट में शायद नहीं टिक पाएगी, क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग के समय कोर्ट को किन किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, उन बिंदुओं से हट करके इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से एक केस का फाइनल ट्रायल होने के बाद जो फाइनल जजमेंट आता है, उस हिसाब से सीबीआई ने जितने भी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए थे, तमाम 23 मुलजिमों के मुतल्लिक उन साक्ष्यों का जो डिटेल्ड स्टडी ठीक उसी तरह से हुआ है जिस तरह से ट्रायल के बाद फाइनल जजमेंट के समय अदालतें करती हैं। तो ये जो प्रोसीजर जो ट्रायल कोर्ट ने, स्पेशल जज ने अपनाया, ये चार्ज फ्रेमिंग के समय इस तरह का प्रोसीजर नहीं अपनाया जाता है। चार्ज फ्रेमिंग के समय अदालत को सिर्फ इतना देखना है कि प्रोसिक्यूशन ने जो मटेरियल पेश किए हैं उसके आधार पर प्रमा फेसाई केस बनता है या नहीं बनता है, उन्हें सिर्फ प्रमा फेसाई केस देखना है। मैंने जब उस पूरे जजमेंट का अध्ययन किया तो यह भी देखने को मिला कि इस केस में कई मुलजिम थे, वो अप्रूवर बन गए और अप्रूवर बनने के बाद उनका बयान 161 सीआरपीसी, उनका बयान 164 सीआरपीसी के तहत अदालत के समक्ष करवाया गया। तो जब 164 का बयान अप्रूवर्स का है, 164 का बयान कुछ गवाहों का है, वैसी सूरत में अदालत चार्ज फ्रेमिंग के समय ऐसा नहीं कर सकती है कि प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है और इनके खिलाफ चार्ज नहीं बनता है। यहाँ पर कानूनी रूप से यहाँ पर अदालत ने पहली गलती की है कि पूरे जजमेंट में एक डिटेल्ड में जाकर के सारे एविडेंस का इवेल्युएशन करना, एनालिसिस करना और तब फिर अपना फाइंडिंग देना, तो ये चार्ज फ्रेमिंग के समय में परमिसिबल नहीं है। तो दूसरा गलती जो मेरे हिसाब से माननीय अदालत के जजमेंट में है कि आपने जो धारा एफआईआर या चार्जशीट में है, जैसे कि 120B, 477A और सेक्शन 7A, सेक्शन 8 पीसी एक्ट का, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो मामला चार्जशीट में लिखा गया है, अब ये देखना था कि जो मटेरियल पेश किया गया है सीबीआई के द्वारा, उसके आधार पर 120B का कोई मामला बनता है या नहीं बनता है। मैंने कोशिश की है 598 पेज के जजमेंट को देखने की, लेकिन मुझे कहीं ऐसा डिस्कशन पूरे जजमेंट में नहीं मिला कि 120B धारा जो है यानी कंस्पिरेसी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और जो सीबीआई ने मटेरियल पेश किए हैं वो उन इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करता है या नहीं करता है। इस तरह का डिस्कशन मैंने पूरे जजमेंट में कहीं नहीं देखा। जो 509 पैराग्राफ में से एनालिसिस शुरू होता है सीबीआई के स्पेशल जज का, जिसमें उन्होंने कंस्पिरेसी थ्योरी को डिस्कस किया है, लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरी के लिए प्रमा फेसाई जो साक्ष्य होने चाहिए वो सीबीआई के पास है कि नहीं, और कंस्पिरेसी थ्योरी है क्या। कंस्पिरेसी थ्योरी 120B इंडियन पेनल कोड के तहत होना चाहिए, लेकिन 120B के इंग्रेडिएंट्स, 120B के मुतालिक जो कानून है उसकी व्याख्या, जो एनालिसिस है माननीय स्पेशल जज का, उसमें मैं कहीं पाया नहीं।
तो इससे ऐसा लगता है कि निचली अदालत ने जो कानून के ये जो बिंदु हैं उसको जो जिस तरह से कंसीडर करना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ है, और यहाँ जो दोष मुक्त किया गया है 120 के आरोप से, वो मेरे हिसाब से कानून सम्मत नहीं है। अब मैं बात करता हूं धारा 477A का। धारा 477A का इल्जाम भी केजरीवाल और उनके जो दूसरे जो अभियुक्त थे उनके ऊपर लगाया गया था, जिसमें कहा गया कि उन्होंने अकाउंट्स का फॉल्सिफिकेशन किया, और अकाउंट्स के फॉल्सिफिकेशन के मुतालिक सीबीआई ने बड़े पुख्ता सबूत पेश किए थे, जिसमें अघाड़िया के थ्रू किस तरह से मनी का लेन देन हुआ, उसके बाद किस तरह से अकाउंट्स का फर्जीवाड़ा हुआ, ये तमाम सबूत उनको दिए गए थे। लेकिन माननीय स्पेशल जज ने इसको भी मानने से मना कर दिया, और यहाँ तक कह दिया कि प्रमा फेसाई तो छोड़िए, यहाँ तक कि सस्पिशन क्रिएट नहीं कर पा रहा है, लिहाजा मैं इनको क्लीन चिट दे रहा हूँ। तो यह जजमेंट एक अपने आप में एक अलग किस्म का जजमेंट है, जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस जो चार्ज फ्रेमिंग के वक्त अदालत के संज्ञान में कौन सी बातें आनी चाहिए उसको दरकिनार करते हुए ये बिल्कुल जो अंतिम फैसला में जिस तरह से कोर्ट एग्जामिन करती है, थ्रेडबेयर जिसको कहते हैं, बहुत ही गंभीरता से एक एक बिंदु को, तो आप देखेंगे कि पूरे जजमेंट में सीबीआई ने जितने डॉक्यूमेंट्स को रिलाई किया, सारे डॉक्यूमेंट्स का डिस्कशन करते हुए उसको मानने से मना कर दिया। तो यह मैं ये बात कहना चाहती हूँ वकील के नाते कि जब तक डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी वेरासिटी को ट्रायल में गवाही के बाद ही आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये रिलायबल है या नहीं है, लेकिन बिना ट्रायल किए हुए, बिना गवाहों का बयान नोट किए हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि ये जो डॉक्यूमेंट सीबीआई ने दिए हैं ये एविडेंस एक्ट के हिसाब से एडमिसिबल नहीं है। तो मेरा ये कहना है वकील के नाते कि ये जो चार्ज फ्रेमिंग के समय ये कह देना कि जो ये डॉक्यूमेंट्स जो साक्ष्य अधिनियम है उसके हिसाब से नहीं है मान्य, ये बिल्कुल कानून सम्मत नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो पूरा जजमेंट है वो पूरा जजमेंट जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है उससे थोड़ा हट कर के है, और इस तरह का जजमेंट जरूर केजरीवाल और उनकी जो आम आदमी पार्टी उसके लिए एक बूस्टर डोज हो सकता है। फिलहाल अब सीबीआई उच्च न्यायालय का रुख किया है, उच्च न्यायालय में गया है, और जो न्यूज़पेपर के हवाले से पता चला कि उच्च न्यायालय ने उस पर नोटिस जारी कर दिया है, तो हमें देखना होगा कि उस पर अब क्या अगला कदम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा। लेकिन फिलहाल तो एक बूस्टर डोज जरूर है अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के लिए और उनके पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए, लेकिन कानूनी रूप से स्पेशल जज का यह फैसला ऊंची अदालत में, उच्च न्यायालय में टिक पाएगा, इस पर बहुत संशय है। अब दूसरी बात रही कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी जिस तरह से पीठ थपथपा रहे कि वो कट्टर ईमानदार थे और उनकी ईमानदारी का जो है एक तरह से ऑथेंटिकेशन स्पेशल जज का जजमेंट है, तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके सहयोगियों के लिए, उनकी पार्टी के लिए ये बहुत जल्द होगा इस निष्कर्ष पे आना, क्योंकि हमारे देश में त्रिस्तरीय न्यायिक प्रक्रिया है। तो अभी जिला अदालत का फैसला आया है, जिला अदालत से ऊपर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय स्पेशल जज ने एक बात का और संज्ञान नहीं लिया कि जब सीबीआई के केस में केजरीवाल बेल अप्लाई किए तो हाई कोर्ट में उनका बेल रिजेक्ट हुआ, स्पेशल जज ने भी उनका बेल रिजेक्ट किया था और सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें बेल मिला। तो क्या जो बेल रिजेक्शन था वो ये देखा जाता है, जो बेल का प्रिंसिपल है कि भाई प्रमा फेसाई केस है या नहीं है इस मुलजिम के खिलाफ। तो जब अदालत ने रिजेक्ट किया तो उसको लगा कि नहीं प्रमा फेसाई केस बनता है, तो इसका मतलब जो पहले हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करते वक्त या स्पेशल जज ने बेल रिजेक्ट के बाद जो व्यू लिया उस व्यू से बिल्कुल उलट स्पेशल जज ने चार्ज फ्रेमिंग के समय उन तमाम अपने ही कोर्ट के और उच्च न्यायालय के आदेशों का
एक तरह से उसको दरकिनार करते हुए यह कह दिया कि प्रमा फेसाई तो छोड़िए, यहाँ पर सस्पिशन भी क्रिएट नहीं हो रहा है जिसके आधार पर कि मैं चार्ज फ्रेम कर सकूं। तो एक तरह से जो बेल रिजेक्शन के जो ऑर्डर्स है स्पेशल जज और दिल्ली उच्च न्यायालय का, उन सबको धाता बताते हुए यह फैसला दिया गया है। तो इससे भी ऐसा लगता है कि माननीय स्पेशल जज ने जो ऊपरी अदालत का जो बेल रिजेक्शन या बेल ग्रांट का जो और आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, इन आदेशों का भी प्रॉपर संज्ञान नहीं लेकर के उन्होंने आदेश दिया है। तो अब माननीय उच्च न्यायालय में इसका अपील है, अब उस पर देखना होगा कि किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है। अब हम सबको माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला का इंतजार है, लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके नेता खासकर अरविंद केजरीवाल जी अभी खुशफहमी में हैं। खुशफहमी में रहना भी चाहिए जब तक कि ऊपरी अदालत के द्वारा इनका जो आदेश है निचली अदालत का सेटिस्फाइड नहीं हो जाता।